तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम उन स्टूडेंट के लिए प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं जो रेलवे एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी या एसएससी एमटीएस आरपीएफ इन सबों की तैयारी करते हैं। इन सबों में क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मॉडरेट पूछा जाता है, यानी इजी और मॉडरेट, ज़्यादा हाई लेवल का ना पूछा जाता है। लेकिन आज हम पढ़ाने नहीं, आज हम सिखाने वाले हैं। तो सिखाएंगे क्या? सिखाएंगे कि यदि आप क्वेश्चन बनाने भी जानते हैं तो एग्जाम में उसे कम समय में कैसे आंसर लाए। बनाने का जो सबसे सही तरीका, सटीक तरीका है वो क्या है। ये जरूरी नहीं कि आप क्वेश्चन बना लेते तो किसी भी नियम से बना ले, वैसे में तो पता चलेगा कि एक एक क्वेश्चन 2-2 3-3 मिनट लग जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन बनने वाला रहता है 10 सेकंड में और आप जो है बिना काम को उसमें 1 मिनट बर्बाद करते हैं। देखिए उन सभी समय को कैसे बचाए एग्जाम में, वो सिखाने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, ये तो सभी पढ़े होंगे, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 डॉट 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 फैक्टोरियल 99 में इसकी इकाई अंक क्या होगा। देखिए इकाई अंक जानने के लिए सबसे पहले यह जान ले, फैक्टोरियल 1 का मान तो 1 होता है, सबको पता है। फैक्टोरियल 1 का मान क्या होता है? 1 होता है। प्लस में आइए फैक्टोरियल 2 का मान, 2 का मान कैसे निकालते हैं? तो उल्टा जाते रहते हैं, 2 गुना 1 फैक्टोरियल 2 हो गया। फैक्टोरियल 3 का मान देखिए, 3 गुना 2 उल्टा वापस 1 तक आते हैं, 1 नहीं भी गुना करेंगे तो चलेगा। फैक्टोरियल 4 का देखिए, देखते जाइए समझ में आ जाएगा, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस फैक्टोरियल 5 का मान देखिए, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुना 1 प्लस डॉट 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 जा रहा है कहाँ तक? 99 तक। लिख देते लास्ट में प्लस 99 का फैक्टोरियल। अब देखिए एक बात आपको पता होगा, जिस फैक्टर में 5 और 2 का मल्टीप्लिकेशन मिल जाए उसका यूनिट डिजिट हमेशा और हमेशा के लिए कितना बन जाएगा? 0 बनेगा। जिस भी फैक्टर में 5 और 2 का मल्टीप्लिकेशन मिल गया उसका यूनिट डिजिट हमेशा के लिए 0 बन जाएगा। चलिए आप देखिए, 1 का यूनिट डिजिट आपको पता होगा 1 होगा, यहां से लिखते हैं प्लस इसका 2 एकम 2, 2 का यूनिट डिजिट भी 2 प्लस 3 दूना 6, यूनिट डिजिट भी 6 हो जाएगा, क्योंकि सिंगल डिजिट में जो सिंगल डिजिट है वही तो यूनिट डिजिट है ना। 4 तिया 12 दूना 24, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? 24, 24। 24 का यूनिट डिजिट कितना होगा? लास्ट का डिजिट 4, 4 लिख देंगे, क्योंकि यूनिट डिजिट जब भी निकालते तो केवल यूनिट डिजिट से ही मतलब रखते हैं। अब आ जाए मजे की बात, 5 और 2 का फैक्टर मिल गया, कुछ देखना ही नहीं है, यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 हो जाएगा। एक बार आगे सोचिए तो आप जरा समझ में आने लगेगा। आगे यदि रहता 6 का फैक्टोरियल तो क्या करते? फैक्टोरियल 6 रहता तो लिखते 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। यहाँ भी देखिए तो हमेशा अब जो है जितना आगे बढ़ेंगे फैक्टोरियल में आपका 5 और 2 जरूर मिलेगा। अरे 2 नहीं तो 4 भी मिलेगा तो चलेगा, 2 का कहीं फैक्टर 1 रहना चाहिए, 5 और 2 जहां मिल जाए। अब आपके मन में रहेगा कि 15 गुने 6 है तो इसका भी यूनिट डिजिट 0 होगा, क्योंकि इसमें 5 है इसमें 2 है, 5 और 2 कहीं दिखना चाहिए, बस यूनिट डिजिट सीधा क्या लिखेंगे? 0। तो इसका मतलब अब जितना आगे जाएंगे सबका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 0 होगा, आगे से कोई मतलब नहीं है। तो यूनिट डिजिट चेक करना तो केवल इतना में ही करना है ना, कीजिए तो
1 2 3 6 3 9 9 4 13। जब यूनिट डिजिट को जोड़ रहे हैं तो हमको क्या मिला 13। जो मिला उसका भी अंतिम अंक ही यूनिट डिजिट होता है। तो इसका लास्ट अंक 3 है, तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे इसका राइट आंसर। बताइए कोई दिक्कत हुआ क्या? क्वेश्चन दिखने में पेचीदा लग रहा था लेकिन सॉल्यूशन बहुत इजी था। आप इस क्वेश्चन को बना के एक बार देखिए, मात्र 10 सेकंड में आंसर आएगा। खुद से बनाइए फिर पता चलेगा। ये मत देखिए कि सर कितने टाइम में बताए हैं। हम तो उन सभी बच्चों को लेकर चलते हैं, उन सभी स्टूडेंट, उन सभी भाई लोग को लेकर चलते हैं साथ में, जो अभी नए हैं। जो पुराने हो गए हैं उनको तो प्रैक्टिस की जरूरत है। फटाफट प्रैक्टिस करते जाइए। आप जितने तेजी करेंगे उतने फायदा होगा। देखिए 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। अब देखिए कभी कभी कुछ स्टूडेंट को, कुछ भाई लोग को लगता है कि 40 और 50 के बीच अभाज्य संख्या लिखने में भी प्रॉब्लम होता है। लेकिन सीख लीजिए मेरा कंडीशन, जब भी अभाज्य संख्या होगा ना वो कहीं ना कहीं 6 के मल्टीपल के आसपास होगा। 6 का मल्टीपल समझते हैं? 6 है तो 5 7, पहले छोड़कर, किसको छोड़कर? केवल 2 3 को छोड़कर, इसको छोड़ दीजिए, बाकी सब 6 के मल्टीपल के आसपास देखना। देखिए 41, 40 के बाद देखिए 7 के 42 होता है, तो 42 के पहले देखेंगे 1, 42 के पहले 41 भी है, 42 से बाद 43 है। अब कहाँ देखना है? 7 के 42, 8 6 के 48, 6 8 48, 6 के टेबल के आसपास देखना है। 48 से एक पहले देखिए 47 है, 48 के एक बाद 49 नहीं है, 50 तक ही बोल रहा था। अब इसमें क्या खोजना नहीं पड़ा, फटाक से आप ला सकते हैं। इसका पोल क्या रहा कि बीच कितनी अभाज्य संख्या 40 और 50 के बीच, तो ऑप्शन सी लगा देंगे इसका राइट आंसर, 3 अभाज्य संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये सब क्वेश्चन तो देखते के साथ ही आंसर लगाने वाला था। 5 सेकेंड, 2 सेकेंड, कभी कभी 1 सेकेंड में भी बन जाएगा। एक डीलर 72,000 रुपये अंकित मूल्य की वस्तु पर 20% की छूट देता है और उसे 10% की हानि हुई। वस्तु पर 440 रुपये का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए? पहले तो देखिए, एक डीलर 72,000 रुपये अंकित मूल्य की वस्तु पर, एमपी दिया हुआ है 72,000। आप लोग एग्जाम में इतना लिखे नहीं, फटाक से डायरेक्ट जाए। यदि आप जितना पुराना होते जाइए उतना बात लिखना, सोचिए कि कितना कम जो है बात हम सॉल्यूशन जहाँ करते हैं कॉपी पर, नोट्स पर, वहाँ लिखें। जितना कम लिखने की आदत डालिएगा उतना ही जल्दी आप क्वेश्चन को हल कर पाइएगा। बोला वस्तु पर 20% की छूट देता है और उसे 10% की हानि होती है। अच्छा देखिए 20% की छूट देने के बाद छूट किस पर देगा? छूट किस पर देगा? तो छूट एमपी पर देगा। एमपी पर जो छूट होता है वो एसपी हो जाता है। सीपी पर लाभ या हानि वो भी एसपी होता है, पता होगा ना। यहां से हम सीपी निकाल सकते हैं। सीपी पर 10% की छूट, तो सीपी का 90%। देखिए 90% को हमेशा 9/10 लिखिए, कैलकुलेशन भी इजी होगा, अच्छा भी लगेगा। 1 0 1 0 खत्म, ये एसपी हो गया ना। और एक और एसपी कैसे निकालेंगे? बराबर करके 72,000 जो है एमपी, उस पर छूट दिया गया कितने का? 20% का। हम बोले हमेशा फ्रैक्शन का यूज कीजिए, क्वेश्चन अच्छे लगेगा, दिखने में भी, बनाने में भी मजा आएगा। चलिए छूट दे रहा तो माइनस, तो 5 पर 1 की माइनस 1 की छूट दे रहा, तो 4/5 इसका वैल्यू देंगे। एमपी पर छूट दिया एसपी, सीपी पर छूट दिया वो भी एसपी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आ जाइए अब। काटने में जो मजा है देखिए कैसे है। 5 एकम 5, 5 दूना 10 नीचे,
ऊपर से ऊपर काटेंगे, 9 एकम 9, 9 अठे 72, 8000 टाइम्स में। तो सीपी कितना हो जाएगा देखते जाइए। 8 4 दूना 8 अठे 64,000, यानी 64,000 सीपी हो गया। क्या हुआ कि एमपी पर छूट दिया, एसपी अभी निकाले नहीं है, सीपी 64,000 हो गया। अब आगे पढ़े, वस्तु पर 440 रुपये का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी होगी। अब देखिए सीपी इसलिए निकाले कि वस्तु पर 440 रुपये का लाभ लेना है। अब जो है एसपी बनेगा, वो SP1 लिख देते हैं या एसपी रहने दीजिए, क्योंकि यहाँ यूज नहीं किए लैंग्वेज का। एसपी जो बेचना चाहते हैं 440 रुपये लाभ, मतलब 64,440 रुपये में बेचना चाह रहे हैं ना। तो बोला अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए, कितनी प्रतिशत छूट। अच्छा पहले ये देखिए 72,000 अंकित मूल्य है ना, बेचना है कितना 64,440 रुपये में, तो कितना छूट देना पड़ेगा ये देखिए आप, कितना छूट देना पड़ेगा 7,560, 7,560 रुपया छूट देना पड़ेगा। एमपी से एसपी यानी इतने की वस्तु इतना में बेच रहे हैं तो कितना छूट दे रहे हैं, तो 72,000 में 64,440 घटा दीजिए तो 7,560 हो जाएगा। 64 8 72 440 560, ठीक है। किस पर छूट दे रहा है, एमपी पर, तो एमपी को नीचे लिखेंगे 72,000। ये तो फ्रैक्शन में होता है, फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुना। अब देखिए 2 1 0 1 3 0, 3 0 यहाँ तो 3 0 यहाँ, खत्म। बच गया कितना ऊपर 756, देखते जाइए, क्लीन लिख लेंगे बटा 72। काटिए तो 8 से काट दे क्या, 4 से काटिए, चार से काट देते हैं। 18 चौके 72, यहाँ काटिए 4 से, 18 चौके 72, 9 चौके 36। अब देखिए 9 से कट जाएगा क्या, 8 1 9, 9 से कट जाएगा, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 एकम 9। 21/2 को भाग देंगे तो हो जाएगा 10.5%। कितना हो जाएगा 10.5%। इसका राइट आंसर जो होगा वो 10.5%, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना था। अब सॉल्यूशन आप पर डिपेंड करता है लिखने के बाद कितना जल्दी काटते हैं। हाँ ये क्वेश्चन आपका 30-40 सेकंड तो जरूर लेता, कितना फास्ट करते तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आदमी 64 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूटर द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है और वह 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाकर प्रारंभिक स्थान पर लौटता है। पूरी यात्रा की औसत गति ज्ञात कीजिए। मजा आ जाएगा। देखिए जब किसी दूरी को 1 किलोमीटर प्रति घंटा से जाए और 20 किलोमीटर प्रति घंटा से आए, या x किलोमीटर प्रति घंटा से सेम दूरी को, डिस्टेंस समान हो। देखिए मान लेते कोई दूरी है, अभी देखिए ट्रिक भी सिखाएंगे, मजा आ जाएगा, लॉजिक। मान लेते कोई दूरी है, इसको x किलोमीटर प्रति घंटा से एक बार गया, इसी दूरी को y किलोमीटर प्रति घंटा से गया। तो उसका फॉर्मूला जानने से पहले, ट्रिक जानने से पहले एक कॉन्सेप्ट जान लो। हम देखते कि एक बार 64 से गया और 16 से आया, टोटल दूरी इसका एलसीएम लेंगे। यदि ट्रिक ही भूल जाते तब, याद नहीं रहता तब, वो सिखा रहे हैं, क्योंकि जानना तो हर चीज जरूरी है। 64 की रफ्तार से गए, 16 की रफ्तार से आए,
तो दोनों के एलसीएम हो जाता है 64। मान लेते हैं कि ये दूरी है 64 किलोमीटर, ये माने है और कुछ नहीं। तो जाने में कितना लगेगा, 64 की गति से जाएगा तो 1 घंटा जाने में लगेगा, देखते जाइए। 16 की स्पीड से आएगा तो 16 चौके 64, 4 घंटा आने में लगेगा। टोटल कितना लगा, 5 घंटा लगा ना, टोटल 5 घंटा। औसत स्पीड तो वही होता है ना जो दोनों को मैचिंग कर दे। 5 से भाग दे देंगे 64 को तो 12 पचे 60, 8 पचे 40, यानी क्या, अच्छा कुल दूरी बटा कुल समय, औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। 64 गया 64 आया, क्या हुआ, 64 गया 64 आया, तो टोटल दूरी कितना हो गया, टोटल दूरी बता दीजिए तो 128 किलोमीटर। उसको चल कितना रहा, टोटल दूरी बटा टोटल समय। औसत चाल होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी 64 गया 64 आया तो 128 किलोमीटर टोटल दूरी हो गया। कुल समय जाने में 1 घंटा, आने में 4 घंटा, तो 5 घंटा लगा, भाग दे देंगे 25 पचे 125, 6, यानी 25.6 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ट्रिक जानना है तो देखिए क्या करेंगे। ट्रिक क्या होता है सीख ले। यदि x से कोई दूरी गया तो यानी 2xy, और y से आया तो x प्लस वाई, ये लगा देंगे। 2x का मान कितना है 64 गुने 16 बटा x प्लस वाई, दोनों को जोड़ देंगे। x यही ना है 64, y 16, 64 प्लस 16 80। देखिए 16 पचे 80, 64 दूना 128 बट्टा 5 बराबर 25.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका ट्रिक रहा। आपकी मर्जी, आप या तो ऐसे बनाइए या इस ट्रिक का उपयोग कीजिए। हमें तो ज़्यादा अच्छा लगता है, जितना देर ऑप्शन सोचेंगे, हो सकता है आपको सोचने में थोड़ा समय लगे एलसीएम, तो इस ट्रिक को याद रखें। नहीं याद होने के बाद कॉन्सेप्ट जरूरी है, लेकिन यदि आपको ट्रिक याद होता है तो फिर मजे मजे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 महिलाएं एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि 8 बच्चे उसी कार्य को पूरा करने में 10 दिन लेते हैं। 2 महिलाएं और 4 बच्चे को कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखिए एक दिन का कार्य कैसे निकालते हैं। अच्छा, 5 महिला को 8 दिन कार्य करने में लगता था, 8 बच्चे, यदि 40 महिला को ला लेंगे तो काम 1 दिन में समाप्त होगा। कौन, 40 ओमेन, देखते जाइए बराबर, काम तो वही है, उसी काम को अब 8 बच्चे 10 दिन में करते हैं। यदि 8 बच्चे 10 दिन में करते हैं तो 8 नहीं 80 बच्चे को लाएंगे तो इसी काम को 1 दिन में कर देगा। 80 बच्चे, 80 चाइल्ड, सी फॉर चाइल्ड, 40 से कम 40, 40 दूना 80, यानी ओमेन और चाइल्ड का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1। इसका मतलब ओमेन यदि 2 काम करेगी, 2 यूनिट कार्य करेगी, तो बच्चे 1 यूनिट कार्य करेगा। ये पता चल गया ना। आइए, बोला 2 महिलाएं और 4 बच्चे को कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। पहले ये तो जानिए कार्य टोटल है कितना, कार्य कितना। या तो 40 महिला काम को करने आएगी तो पूरा काम खत्म हो जाएगा, या 80 बच्चे काम करने आएगा तो पूरा काम खत्म हो जाएगा। तो किसी एक को कलेक्शन कीजिए। 40 महिला यदि काम को करेगी तो काम खत्म। टोटल वर्क मतलब 40 गुना डब्लू, डब्लू का मान 2, यानी 40 दूना 80 यूनिट टोटल कार्य है।
समझ में आ गया होगा। अब उसको कर कौन रहा, 2 महिला, देखते जाइए अलग में लिख, एक बार दिखा देते हैं। 2 महिला मतलब 2 गुना महिला 2 यूनिट करती है, और प्लस 4 बच्चे, तो 4 बच्चे 1 यूनिट करता है, तो 4 एकम 4, इसको जोड़ेंगे 2 दूना 4, 4 एकम 4, तो 4 4 कितना 8। यानी एक दिन में ये 2 महिला और 4 बच्चे कितना काम को कर रहा, 8 काम। तो 8 से भाग दे देंगे, 8 पचे 40, 5 दूना 10, यानी इसका कहना है कि 10 दिन में काम को समाप्त कर देगा, 2 महिला और 4 बच्चे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है क्या? आप चाहे तो 80 बच्चे को लेंगे तो देखिए 80 सी, तो 80 गुना सी का 1 यूनिट है, तो 80 कम 80, टोटल कर उतने आएगा 80। अब कर कौन रहा देख लीजिए, 2 महिला और 4 बच्चे। दूसरा ये भी तरीका है, आप किसी एक को बदल भी सकते हैं। देखिए तो महिला 5 है तो 8 कम, सेटिंग नहीं हो रहा, तो देखेंगे 8 बच्चे 10 दिन में करते हैं। अच्छा बच्चे 4 हो जाएगा, आधा हो गया, तो काम डबल हो जाएगा। तो 4 बच्चे उस काम को 20 दिन में करेंगे, करेंगे ना। तो 8 बच्चे, अच्छा यहाँ देखना पड़ेगा, मतलब कोई फायदा नहीं है, बात वही हो गया। 4 बच्चे 20 दिन का मतलब नहीं है, तो फिर 2 महिला जोड़ना है, किसी एक को बदल के एक कर लेना है। तो एक करना कैसे है, तो 40W बराबर 8C, मतलब 1 महिला बराबर 2 बच्चे, 8 बच्चे हैं तो 4 महिला के बराबर हो जाएगा। या 4 बच्चे हैं, यहाँ 4 बच्चे हैं तो 2 महिला के बराबर होगा, तो 2 महिला यहाँ 2 महिला वहाँ, तो टोटल 4 महिला है। 5 महिला किसी काम को 8 दिन में करता है, मतलब 40 महिला 1 दिन में कर रहा है। अब हमारे पास 4 महिला है, भागा 10 तो गुना 10, 40 महिला 1 दिन, तो 10 महिला अथी 4 महिला 10 दिन में। सीख जाइए थोड़ा, ये सब जानना, ये सब ओवर कॉन्फिडेंस है। ओवर कॉन्फिडेंस क्या, जब आप पूरी तरह से सारे क्वेश्चन को बना पा रहे हैं तब आप ओवर कॉन्फिडेंस का यूज कर पाएंगे, ना तो बिना काम के चक्कर मत लगे। वहां दिया कितना देखिए तो, 5 महिला 8 दिन में करता है, यानी 40 महिला 1 दिन में करेगा, करेगा ना। 40 महिला 1 दिन में काम करेगा, 1 डे। देखते जाइए, 2 महिला यहाँ 4 बच्चे बराबर 2 महिला, तो 4 महिला कितने दिन में करेगा, तो 4 महिला कितना दिन में करेगा, काम का 1/10 हुआ, तो गुना 1/10 करेंगे 10 दिन लगेगा, 10 डेज। ठीक, तो ऐसे आप कर सकते हैं। चलिए बाकी आपकी मर्जी, हमको लगता है सबसे अच्छा नियम जो बताई यही है, सबसे आसान है, सबसे बेहतरीन बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है। बेलन का व्यास डी कितना है, 14 सेंटीमीटर है, तो आर कितना हो जाएगा, त्रिज्या इसका आधा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ऊंचाई 2 सेमी है, एच कितना है 2 cm है। इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का योग बताइए। देखिए लाइन प्रॉब्लम हो चुका है, तो आप लोग टेंशन ना ले, आपको बोर्ड क्लीन दिखेगा, नहीं दिख रहा तो एक बार कैमरा को ठीक कर लेते हैं। बाकी यदि हम फ्रेश नहीं भी दिख रहे तो टेंशन ना ले, फिर लाइन आएगा तो फिर सब कुछ अच्छा दिखेगा। आप लोग पढ़ने पर ध्यान दें। फैन बंद कर दिए तो चलिए अब देखना, एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास इतना इतना दिया है, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का योगफल बताइए। बताइए तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाता है और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन एक बार बना देते हैं, समझ में आएगा। चलिए ये एच होगा, ये आर होगा, लिखते रहे थोड़ा गंदा दिखेगा, चलिए रहने देते हैं। बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2
पाई आर एच प्लस, ये तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र कुल निकालने के लिए दोनों वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ते हैं 2 पाई आर स्क्वायर। बस ये हो गया कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये हुआ। आप लोग ऐसे नहीं जानते होंगे तो ऐसे जानते होंगे। देखिए एक बार मिटा देंगे। 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, कुछ बच्चे ऐसे याद किए होंगे, लेकिन होता यही है, बात वही है। जब इसको गुना करेंगे तो यही मिलेगा। ये जब कॉन्सेप्ट पता होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और दोनों आधार का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। तो वक्र पृष्ठ इसमें जोड़ना है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। अच्छा देखिए 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच 4 पाई आर एच होगा। तो 4 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। कहने का मतलब ये था, ये कह रहा है ना। अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए तो 2 कॉमन दिख रहा है, 2 पाई आर, यहाँ भी कॉमन होगा। बस वहाँ एच प्लस आर होता था, यहाँ 2h प्लस आर बच जाएगा। देखिए यहाँ से 4 में 2 निकल गया, बाकी h बचा हुआ। अब इसको बैठाएंगे, आंसर आएगा फटाक से 2। देखिए तो पाई का मान लेने बोल रहा तो ले लेंगे, नहीं तो 22/7 तो है किया है। 22/7 गुना आर कितना भी तुरंत निकाले तो 42 है तो आर 7 हो जाएगा। 2h 2 इंटू एच का मान कितना है 2 प्लस आर का मान कितना है 7। बस हल कीजिए। देखिए तो 7 कट जाएगा ना, 7 खत्म। 22 दूना का 44 गुना का चिन्ह दे दी, इसको भी जोड़ 2 दूना 4 अब प्लस 7 11 गुना 44 करेंगे तो कितना हो जाएगा 121 चौके 484। ये सब गुना सीखा कीजिए। कितना मजा आया, कितना समय लगा हमको गुना करना, आपको पता चल गया होगा। मात्र 1 सेकंड में, 10 सेकंड का गुना 1 सेकंड में कीजिए, आपका वहां भी समय बचेगा। देखिए ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर। कुछ था इस क्वेश्चन में, पहले जो दे क्वेश्चन पढ़े जो था बता दिए, व्यास से त्रिज्या निकाल दिया, ऊंचाई दिया हुआ है, बस बोला वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का योगफल दीजिए। आप वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तो पहले जानिए। हम पहले कुल पृष्ठ क्षेत्रफल लगा दिए हैं। देखिए ये कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है, उसमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को जोड़ दिए। अब देखिए ये सेम है, जोड़ दिए तो 2 2 4 पाई आर एच 2 पाई आर स्क्वायर, फिर कॉमन ले लिए, बस उसको मान इतना दूर बैठा के आंसर लाए 2 लाइन में। मतलब इस क्वेश्चन को भी आप 10 15 20 सेकंड या आधा मिनट के अंदर बना सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए मजेदार क्वेश्चन। एक पेंटिंग को 12 दिनों में पेंट कर सकता है, बी उसी को 8 दिनों में पेंट कर सकता है, सी उसी को 10 दिनों में पेंट कर सकता है। दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें ए द्वारा पेंटिंग को पेंट किया जा सकता है। यदि बी और सी एक साथ एकांतर दिनों में उसका साथ देते हैं और ए पहले दिन अकेले पेंटिंग करना शुरू करता, मजा आ जाएगा। देखिए मजा कैसे आएगा, पहले क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर देता है ताकि लिखेंगे तो आपको अच्छा से दिखे। चलिए देखिए तो इसमें कौन कौन शामिल है, ए है, बी है और सी है। देखिए जरा, ए किसी काम को 12, बी 8, सी 10। ये 12 दिन में, ये 8 दिन में, ये 10 दिन में काम करता। मान टोटल यूनिट निकालने के लिए क्या करते, तीनों का एलसीएम लेते। इससे पता चलता कि टोटल कुछ तो वर्क होगा, टोटल कुछ काम होगा, उसको निकालिए। 12, 8, 10 का एलसीएम आप लोग दे सकते हैं ना, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 120। बाकी तो आप लोग खुद समझदार हैं। 12 दही 120, 15 अठे 120, 10 गुना 12 करेंगे तो 120 होगा, होगा ना। अब आइए जरा, अब आपको भी लगता है अब क्वेश्चन इजी हो गया, सबका अलग अलग वर्क निकल गया तो क्वेश्चन इजी नहीं बहुत इजी हो गया। देखिए टोटल काम है कितना 120,
इसको कर कौन कौन रहा? पहले दिन ए आ रहा, देखिए जरा, पहले दिन ए अकेले आ रहा है तो ए कितना काम करता है? 10 काम। दूसरा दिन, अगले दिन यहां बोल दिया यदि बी और सी एक साथ एकांतर दिनों में उसका साथ देते हैं। एकांतर मतलब एक दिन छोड़ छोड़ कर। पहले दिन ए आया है, दूसरा दिन तीनों आएगा, याद रखिए। ए तो रोज आ रहा प्रत्येक दिन, बी और सी एक दिन छोड़ के उसका साथ दे रहा, यानी हर दूसरा दिन 15 12 कितना 27, ये 27 और मिल जाएगा। अगले दिन 10 तो खुद आएगा और 27 और जुट जाएगा, मतलब 2 दिन में कितना काम हो जाएगा? 37 काम। 37 प्लस 10 47 काम। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर से समझा देते हैं। पहले दिन ए अकेले आएगा तो ये पहले दिन का काम है, ये फर्स्ट। अच्छा सेकेंड डे जो है, सेकेंड डे क्या? ए भी तो, ए तो हमेशा आएगा, ए प्रत्येक दिन आ रहा है, ए छोड़ नहीं रहा काम को। क्वेश्चन पढ़े होंगे तो पता चल गया। तो ए आ रहा है तो मतलब 10 काम हो रहा ए के लिए। उसके बाद अगले दिन बी और सी दोनों आ रहा है, बी कितना काम कर रहा है? 15, और सी कितना कर रहा है? 27 12। तो 15 12 27 10 37, ये दूसरा दिन कितना काम हो रहा? 37 काम हो रहा है ना। तो हर 2 दिन में, प्रत्येक 2 दिन में कितना काम हो रहा? 47 काम हो रहा। तो क्या करेंगे? इसको 47 से भाग देंगे तो कितना निकल जाएगा? जितना बार आएगा उसको 2, क्योंकि 2 दिन का काम है 47। तो 47 दूना 94, 47 त्याग करेंगे तो आगे बढ़ जाएगा। अच्छा 47 2 बार लगता है तो 2 दिन में 47 काम, तो 4 दिन में कितना? 94 काम हो जाएगा। तो 4 दिन में 94 काम होगा तो रिमाइंडर बचा कितना? इसका रिमाइंडर देखिए 26 बच गया। कितना बच गया? 26। 4 दिन तो हो गया, 4 डे काम, 4 दिन, 4 दिन हो गया प्लस। अब 5वां दिन फिर ए आएगा, अकेले आएगा। 5वां दिन तो अकेले आएगा ना, अकेले आएगा तो 10 काम खत्म कर देगा। फिर एक दिन आया तो 10 काम खत्म कर दिया, तो बचा कितना? इसमें से 10 माइनस कर देंगे तो 16 बच जाएगा। कितना बचेगा? 16 काम। अब इस 16 काम को करने के लिए तीनों आएगा, ये तीनों मिलकर कितना काम करता है? 37 काम। देखिए सेकेंड दिन तीनों मिलकर 37 काम करता है, ये सब ध्यान देना है। 16/37 डे लगेगा, यानी 5.16/37 के ऑप्शन में देखेगा तो मजा आ जाएगा। अन्यथा क्या कर सकते हैं आपको पता है, क्या करेंगे? दशमलव में निकाल सकते हैं ना। ये तो क्या है, अपना भाग देते रहिएगा। एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 5.4 दिन, तो ज्यादा सोचेंगे नहीं, भाग उग देना। 5 दिन सॉलिड है तो उसके बाद पूर्णांक में समय है, तो 5.4 दिन हो गया आंसर। आप भी भाग लगा के देख लीजिए। चलिए, यदि नहीं समझ में आए तो एक बार और पूछ सकते हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं पूछने, इतना तो आप लोग खुद होशियार हैं। इसके बाद ये भी जानते होंगे एक अकेले एक दिन पहला दिन है, दूसरा दिन तीनों मिल के आया, तो 2 दिन में 47 काम हुआ, तो 4 दिन में 94 काम हो गया, तो बचा कितना? रिमेनिंग वर्क 26 बचा। अब अगले दिन ए अकेले आएगा तब ना फिर तीनों साथ आएगा। अगले दिन ए अकेले आ रहा है, देखिए यहाँ 47 होता, मिस्टेक, टेंशन ना ले, आंसर तो वही आएगा ना, 26 आएगा। अगले दिन अकेले ए आ रहा है, फिर अगले दिन जब आएगा तो तीनों मिल के आएगा। तीनों मिल के 47 काम करा, 37 लिखा गया था। तीनों मिल के आएगा 47, नहीं ठीक है, तीनों मिल के 37 हो रहा था, जितना बनाए तो वही सही था। तीनों मिल के 37 आ रहा था, अब इसको भाग देंगे तो 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ऑप्शन एक ही में 5 पॉइंट समथिंग है, तो क्या टेंशन लेना है? कुछ टेंशन लेना, बस अपना भाग दे दीजिए। ऐसे भी जान गए 5 आ रहा है, बाकी पूर्णांक में पॉइंट में आ रहा, देखेंगे ऑप्शन एक नज़र डाल लेंगे, ऑप्शन में 5 पॉइंट समथिंग एक ही है, तो काहे दूसरा आप दिमाग लगाएंगे, फटाक से मार के निकल जाया करेंगे। यही तरीका है भैया, एग्जाम में जल्दबाजी या हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं, एकदम रिलैक्स रहिए। उससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है कि कोई स्टूडेंट इसी चीज़ को पहले भाग देता, पॉइंट निकाल के फिर आंसर बजाता। आप एक नज़र आंसर पर दे देते तो आपको पता चल जाता 5 पॉइंट समथिंग एक ही में, फटाक से लगा लेते। तो समय बचाने के सब तरीका है।
एक शहर में भालुओं की संख्या हर वर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,218 है तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या कितनी थी? मजा आ जाएगा। अच्छा, हर वर्ष 3% बढ़ रहा है, तो 2 साल पहले पूछ रहा है, तो मान लेते 2 साल पहले x था। हर साल 3% बढ़ने का मतलब 103/100। 2 साल के पहले पूछ रहा है तो 2 साल बाद जाएंगे। 2 साल पहले x था तो 2 साल बाद कितना होगा? 3% बढ़ा दिए, 3% बढ़ा दिए 2 साल तक, और यही जनसंख्या दिया 21,218। आप देखिए यहाँ भी आपका टेक्निक काम करेगा। क्या टेक्निक? मल्टीप्लिकेशन टैलेंट। वो टैलेंट क्या, देखिए सिखाते हैं। हम तो लिख रहे हैं, आप लोग लिखे नहीं, आप लोग का टैलेंट यहाँ रहना चाहिए। यह इसका क्या तरीका था? 3 तिया 9, तो 2 अंक लिखते तो 0,9 लिखेंगे। 100 से 3 ज्यादा है तो 103 में 3 जोड़ेंगे तो 106। ऊपर हो गया क्यों ना, नीचे कितना, 1 पर 4 0 बराबर 21,218। 10,609 है, इसका 2 गुना होता है 21,218, 2 बार में। देखिए फटाक से हो गया ना, 2 गुना 10 बराबर 20,000। इसका राइट आंसर जो होगा वो 20,000 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। बताइए, यहाँ भी कैलकुलेशन आप पर डिपेंड करता है। हम तो नीचे लिखे, आप यहीं भी देख सकते थे। 103 गुना 103 करते इतना, तो इसका 2 गुना ये हुआ, 2 गुना 20, 2 गुना 10 बराबर 20,000। फटाक से आंसर लगा लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आय 95,000 रुपये है और उसका व्यय 75,000 रुपये। यदि उसकी आय में 18% और व्यय में 12% की वृद्धि की जाती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? मजा आ जाएगा। अच्छा पहले देखिए बचत कितना हो रहा है। फर्स्ट में सेविंग लिख देते हैं, एस लिख देते हैं। पहले सेविंग कितना हो रहा है, S1 लिख देते हैं या S लिख देते हैं, बाद में S1 लिखेंगे। पहले जो सेविंग हो रहा था कितना, 95,000 माइनस 75,000 कर लीजिए। डायरेक्ट कीजिए ना, 20,000 हो रहा है तो काहे इतना लिखेंगे? 95,000 माइनस 75 20,000। आप लोग बच्चा थोड़ा है कि घटा घटा दिखाना पड़ेगा। अब आगे पढ़िए। यदि उसकी आय में 18% और व्यय में 12% की वृद्धि की जाती है, आय में 18% बढ़ेगा, इनकम जो है न्यू इनकम बनेगा, I1 लिख देते हैं। वो 18% बढ़ के 95,000 का 18% बढ़ाएंगे तो 118/100 हो जाएगा। चलिए 00 खत्म। गुना करने का भी थोड़ा तरीका फिर से सीख जाइए। चाहते तो इसको 100 मानकर गुना कर सकते, तो 118 का टेबल पढ़ लीजिए, वो भी मजा आ जाएगा। अन्यथा 95 गुना 118 करना है आसान। बताइए कैसे? इसको मानेंगे 100 गुना 118 करना रहता तो 11,800 हो जाता। उसमें 11,800 में 5 कम है, 11,800 होता, 5 कम मतलब 118 गुना 5, 590 इसमें घटा देते तो कितना हो जाता? 600 घटाते तो 200 बच, 210, 11,210, उस पर 1 0। यानी जब 8% बढ़ेगा 1,12,100 हो जाएगा। गुना करके देख लीजिए, 1,12,100। ये मेरा तरीका गुना करने का। सबके पास अपना अपना टैलेंट होता है गुना करने का। आपके पास क्या टैलेंट है, अपना यूज किया कीजिए और सीखा कीजिए। अगर नहीं जानते हैं तो किन्हीं टीचर का देखकर जरूर सीखा कीजिए। व्यय में 12% की वृद्धि हुई, तो व्यय आय हुआ इनकम, एक्सपेंडिचर खर्चा, व्यय E1 लिख देते हैं क्योंकि व्यय दिया था पहले। E1 जो नया खर्चा है वो कितना है? 75,000 पहले करता था, अब खर्चा बढ़ गया है, 12% बढ़ा, 112/100। ठीक है, जहां जो आसान होगा वहां वही करते हैं। इसका भी गुना करने का तरीका 50 और 25 का अलग अलग कैलकुलेशन कीजिए। अन्यथा दूसरा है 112 गुना 0, 112 टेबल पढ़ लीजिए, 0, 112 पचे 560, बाकी 56, 112 सते
784 प्लस 56, 6 4 10, 8 5 13 14, 7 1 8, 840। यानी पहले 75,000 कमा रहा था, तब 84,000 कमाने लगा ना। तो बोलिए अब जो है न्यू सेविंग कितना कर रहा है, कमा रहा है कितना, 1,12,100, खर्चा कर रहा है 84,000, तो कितना बचा रहा है 16,000, यहाँ 12,000, 16 12 28,100, न्यू सेविंग बन गया 28,100। देखिए माइनस भी करना कला है। अब बोल रहा है पढ़िए, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो, बचत में वृद्धि बोल रहा है। पहले बचत कितना कर रहा था 20,000, अब कर रहा 28,100, तो बचत में वृद्धि कितनी की हो रही है 8,100, 8100 की वृद्धि हुई। 8100 की वृद्धि किस पर हो रहा है 20,000 पर ना, तो 8100 बट्टा 20,000 गुना 100 कर देंगे, यही प्रतिशत निकल जाएगा। देखिए तो 4 0 2 0 2 0 2 4 0 खत्म, 81 बट्टा 2 40.5 भाग देंगे तो इसका राइट आंसर है 40.5% इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बोलिए कुछ था क्या, सब तो डेटा दिया है, सेविंग निकाल लिए, न्यू इनकम, न्यू एक्सपेंडिचर, न्यू सेविंग निकाल लिए। फिर देखिए पहले वाला सेविंग और बाद वाला सेविंग में कितना वृद्धि हो रहा है, आपको पता होगा वृद्धि प्रतिशत और प्रॉफिट एंड लॉस जरूर पढ़े होंगे। यदि नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले यदि आप सेट लगा रहे हैं, तो यदि प्रॉफिट लॉस एंड परसेंटेज में आपको पकड़ नहीं है, यानी मजबूती नहीं है, तो आप सेट बनाना छोड़कर पहले 2 चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आपको समझ में अर्थमेटिक अच्छी तरह आने लगेगा। फिर रेशियो पर ध्यान दें, फिर मिक्सचर एलिगेशन जो भी हो, 2-4 चैप्टर ऐसा है, 4 से 5 चैप्टर पढ़ने के बाद आप मैक्सिमम क्वेश्चन बना सकते हैं। एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत सारा उसमें आ जाएगा, एक ट्रेन से रिलेटेड स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का बना लेंगे, उसमें बहुत 2-4 चैप्टर आ जाता है। तो यही एक चैप्टर पढ़ने से आपको मैक्सिमम चैप्टर का ज्ञान आने लगता है। तो आप लोग कोशिश करें, यदि आप सेट बना रहे तो पहले पूरी सिलेबस को कंप्लीट कर ले, फिर सेट बनाने का मजा आएगा। अब सिलेबस अपनी मन डिपेंड है, यदि आप सीजीएल की तैयारी नहीं करते हैं, नहीं लगता कि हम सीजीएल की एग्ज़ाम नहीं देंगे या नहीं फॉर्म भरते हैं, तो आप लोग उतने स्टैंडर्ड की मैथ के क्वेश्चन को पहले ना पढ़ें, यानी कि पहली बार पढ़ रहे हैं और पूरा हाई लेवल का मैथ पढ़ने लगे। भाई यदि आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो पहले मॉडरेट तैयारी कर लीजिए, एग्ज़ाम पास कीजिए पहले, फिर आगे बढ़िए। ऐसा नहीं बोलते कि हार्ड क्वेश्चन मत पढ़िए, सबका एक सेटिंग होता है, सिस्टम होता है। यदि आप सिस्टम से पढ़ते हैं तभी सफलता आपके हाथ लगने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मोहन 2832 रुपये में एक टेबल बेच रहा है, यदि उसका लाभ 18% है तो मेज का क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य पर तो लाभ होता है, क्रय मूल्य का 118%, 18% लाभ मैंने 118/100, यही कितना है 2832। काटिए, काटने आ रहा है तो 118 दूना 236, काट रहे देखते हो सकता है कट जाए। 118 दूना 236, 83 में 36 माइनस कर लीजिए, एक बचा लेंगे 13 7 6 13 7 47, बचा कितना है 2, 472, 4 बार में कट रहा, मजा आ गया। देखिए ऐसा लग जाता है कभी कभी क्वेश्चन देखने के बाद लग जाता है कि ये कटने वाला है, तो ट्राई मार लेना चाहिए। सीपी कितना हो गया 24 गुना 100 बराबर 2400, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बताइए कितने सेकंड का क्वेश्चन था। यही सब क्वेश्चन ग्रुप डी एलपी टेक्नीशियन ये सब में पूछा जा रहा है, एनटीपीसी में थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया गया है। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन एनटीपीसी में नहीं पूछा जा रहा, पूछा जा रहा है, 2-4 क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देता है और बढ़ा दे रहा है। आपको सीएचएसएल में भी इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलता है, इतना इजी नहीं रहता, थोड़ा सा मॉडरेट कर देता है, लेकिन आप पहले मॉडरेट बनाने की आदत तो डालिए, फिर लेवल बढ़ाते जाइए, अपने लेवल को बढ़ाते जाइए, लेकिन एक ही बार ना सोचिए कि हम पूरा लेवल को हाई कर लें। उसमें क्या होता है कि आप खुद
हाई करने के चक्कर में खुद को डाउन कर पाएंगे, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी है, खाली मैथ तो पढ़ना नहीं है। तो बाकी जीके है, जो एसएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए इंग्लिश है, रीजनिंग है। रीजनिंग तो थोड़ा मोड़ा ध्यान देने के बाद, यदि आप मैथ में अच्छे हैं तो रीजनिंग आप थोड़ा सा देख लेंगे ना, तो पता चल जाएगा कि एक बार किसी टीचर से पढ़ लेंगे तो आपको कभी रूम पर प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सेट बनाते बनाते आप वहां पहुंच जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 10% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कितने समय में 80,000 रुपये की राशि 1,17,128 रुपये हो जाएगी। मजा आएगा, कैसे आएगा बताते हैं। राशि कितना 80,000, 80,000 का 10% निकालिए तो 10% निकालने का मतलब एक जीरो खत्म। 80,000 का 10% हो जाता है 8,000। पहला साल तो 8,000 आएगा, इस पर तो कोई चक्रवृद्धि ब्याज नहीं। दूसरा साल क्या होगा, 8,000 तो आएगा ही, प्लस में इसका भी 10% 800 आएगा, देखते जाइए। तीसरा साल क्या होगा, ये 8,000 आएगा, प्लस इसका भी 10%, इसका भी 10%, यानी 8 दूना 1600 आएगा। अब प्लस इस 800 का भी 10% आएगा। 3 साल जाने के बाद एक बार देखेंगे आगे बढ़ने का मन है या आगे बढ़ना जरूरी है कि नहीं है। 8, 16, 24,000, यहाँ कितना ज़्यादा है, 20, 17, 37,000, कितना ज़्यादा है, 37,128 ज़्यादा है। तो हम देखेंगे 8 या 24, 3 साल का तो कोई मतलब नहीं बनता है, इसका मतलब ये दोनों खत्म। 3.5 साल का मतलब बनेगा कि नहीं बता दे। अब देखिए अगले से अगर आधा साल के लिए आ जाए तो 4,000, 5,000 या 6,000 मैक्सिमम बनेगा। 8 या 24 हो रहा है, 24 2 26,000 हो रहा है। हमारे पास अभी 10-11,000 की कमी है, इसका मतलब 3 नहीं 3.5 साल तो होबे नहीं करेगा। ये तरीका आगे बिना बढ़े इसको आंसर लगा के चल जाएंगे 4 वर्ष। विश्वास नहीं तो आगे बढ़ जाइए। 8,000 प्लस 8 या 2400 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 80 दूना 160 हो जाएगा, प्लस अब की बार एक्स्ट्रा ब्याज इस दोनों का भी आएगा, 160 प्लस 8 168 आ जाएगा। अब सबको जोड़ेंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो चलिए आप सबको जोड़ते रहिए, आंसर पाते रहिए। इस नियम को बनाने जानते होंगे। दूसरा तो जानते ही हैं, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगा देंगे, उससे भी आपका आएगा। चलिए इसको मिटाते हैं, एक और नियम बता देते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या लगाना, ए बराबर मिश्रधन बराबर फॉर्मूला होगा मूलधन इंटू 1 प्लस आर बाय 100 पर पावर टी, ये लगाना है अपना। इसको लगाने का मतलब ए बाय पी रेशियो निकाल देना है, बराबर 1 प्लस आर बाय 100, ऐसे है 1 बाय पी हो गया। 100 प्लस आर बोल सकते हैं बाय 100 पर पावर टी। आप लोग इस पर बैठाते रहिए, इजी से निकल जाए। यहाँ भी रेशियो से आसान से हो जाएगा, 110/111/10 हो जाएगा। और यहाँ भी कुछ आएगा, हीट एंड ट्रायल में से फटाक से कर लेंगे। देखते हैं, एक बार करके दिखाते हैं। 1,17,128 बटा 80,000 बराबर 10 जोड़ेंगे 8 10% तो 10 110/100 पावर टी 0 0 खत्म। अब देखिए देखेंगे कि 10 का पावर अगर 8 नहीं रहता तो 10 पर पावर 4 कम हो जाता है, तो 8 को काट दीजिए, ऊपर कट जाएगा। देखिए ये सब तरीका है काटने का। 1 पर 4 0, 8 से काटिए तो 8 एकम 8, 3 बचा 37, 8 चौके 32, 5 51, 8 छके 48, 3 32, 8 चौके 32, 8 एकम 8, ये हो गया 146 11। यानी 10 पर पावर 4 होता तो ये होता, तो 11 पावर 4 होगा तो ये होगा। यानी 11/10 पर पावर यदि 4 करते तो बराबर हो जाता टी कॉमन हीट एंड ट्रायल से 4। ऑप्शन नंबर यहाँ भी ये लगा सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। उसको लिखेंगे 11/10 पर पावर 4, इधर हो गया, इधर है 11/10 पर पावर टी,
यहाँ से कंपेयर मेथड, आधार सेम है तो पावर बराबर हो जाएगा टी का मान 4। अरे इतना लेकिन करने की जरूरत क्या है, एग्जाम दे रहे हैं ना। जब एग्जाम दे रहे तो हीट एंड ट्रायल लगाएंगे, जो बता रहे तो वही काफ़ी था। अब हीट एंड ट्रायल में सोचेंगे सर उतना लिखना पड़ा, फिर भी तो समझ आ रहा, लेकिन अभी बताते हैं कि बिना लिखे भी आंसर लाते, वो तो आपको दिखाने के लिए दोनों मेथड बताए हैं। अब इसको हटा के एक बार सिखाते हैं कि कैसे देखते एक साथ आंसर लगाते। अब देखिए 2 साल 3 साल है, हम देखेंगे 80,000 का जो ब्याज बनता, पहला साल 8,000 बनेगा। अच्छा पहली ब्याज जो बनेगा साधारण ब्याज, दूसरे साल चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा, उसका दुगुना तो होगा नहीं, उससे थोड़ा सा अधिक होता है। तो दूसरा साल 8 दूना 16,000 बनेगा। हमको ब्याज टोटल बढ़ कितना रहा, 37,160 है, ये दिमाग में रखना। 2 साल में 16,000 बढ़ रहा, 3 साल में 24,000, इसका मतलब 2 साल 3 साल का भिन्न होगा। 3.5 साल में 24,000 28 साल बढ़ रहा, तो उधर हमको 11,000 बच रहा है, 11,000 ब्याज बनने का चांस कम है। तो यहाँ भी आप सीधा सीधी 4 लगा सकते थे, ना तो थोड़ा सा लिख कर देख सकते थे। इतना तो करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए और मजेदार क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो टेंशन मत ले, घबराए नहीं, ये टाइपिंग मिस्टेक है। देख लीजिए, 5 घंटियां सुबह 9 बजे एक साथ, ठीक है बैटरी चार्ज है, बैटरी थोड़ा चेक कर लेते थे, कभी कभी माइक गुम हो जाता है। 5 घंटियां सुबह 9 बजे एक साथ बजना शुरू होती है, वे 12 सेकेंड 18 सेकेंड 24 सेकेंड 36 सेकेंड और 45 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। तो घंटियां फिर से किस समय एक साथ बजेगी, पहले देखेंगे कितने समय बाद एक साथ बजेगी। जब कितने समय एक साथ बजने वाली बात हो तो सबका एलसीएम लेते हैं। अब इसमें भी तरीका होना चाहिए आपके पास, टेक्निक होना चाहिए। क्या टेक्निक, 12 18 24 36 45 का एलसीएम लेने का टेक्निक हम सिखाते हैं। 12 और 18 का जो एलसीएम होगा और 36 का जो एलसीएम होगा वो 36 ही होगा, और 36 और 24 का जो एलसीएम होगा वो 72 हो जाएगा। यहाँ सीख लीजिए, इतना तो समझ में आ गया। 72 के टेबल में चारों आ रहा, देख लीजिए, 12 72 18 चौक 72 24 73 36 दूना 72, ये सब तरीका है लॉजिक, जिसको बिना लिखे भी बना सकते हैं। अब इस दोनों का एलसीएम केवल देखना, तो क्या करेंगे बताइए। देखिए इसमें क्या कहूँ, 9 तो हैबे किया है, 9 8 72 मिल रहा है, बचता है 5, तो 72 बचे 360, तो इसका एलसीएम सीधा हो जाएगा 360। कितना हो जाएगा 360, 45 8 360, 72 बचे 360, एलसीएम आ गया ना। एलसीएम जब आ गया, ये 360 सेकेंड की बात है वहाँ, ये 360 सेकेंड में एक साथ मिलती है ये पांचों घंटी। 60 से भाग देके मिनट बदल दीजिए, 6 मिनट, 6 मिनट बाद मिलेगी, कितना मिनट में, हर 6 मिनट में पांचों घंटी एक साथ बजेगी। अब यहाँ देखेंगे 9 बजे पहले बजे थी, तो 9:06 में फिर बजेगी, फिर 6 मिनट बाद 9:12 में बजेगी। तो देखेंगे 9 6 कहीं दिख रहा है क्या, पूर्वाह्न 9:06। ऑप्शन नंबर देखिए इसका यहाँ नोटिस किया गया, ये यहाँ आ गया है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये उठ पर आगे पीछे हो गया तो टेंशन ना ले, 9:06 केवल ऑप्शन बी में है, आप लोग समझ जाए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बस कुछ नहीं। एलसीएम लेने का वो सबसे खतरनाक मेथड है जो हम बता रहे थे, जो कटने वाला देख कर काट दें, अब उससे जो बचा जो बच गया उसके साथ कंपेयर करें, फटाक से आ जाएगा। और इससे शॉर्टकट मेथड अभी तक दुनिया में बना नहीं है, बनेगा तो फिर बताया जाएगा। चलिए, ये अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्धाश्रम में दान करता है। यदि वह 28,500 रुपये भोजन और वृद्धाश्रम पर खर्च करता है तो ए का वेतन क्या, मजा आ जाएगा, वाकई में मजा आएगा। देखिए 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्धाश्रम, तो 45 + 5 50%, यानी आधा रुपया तो वो खर्च कर रहा है, आधा बचा रहा। टोटल कमा कितना रहा, तो जितना खर्च कर रहा जितना बचा रहा दोनों को जोड़ देंगे। 50% खर्च कर रहा तो 100% कमाता है ना, तो उसका 2 गुना, तो सीधा करेंगे 28,500 कमा रहा है, यदि वह इतना रुपये भोजन और इतना खर्च कर रहा है, तो टोटल आय पूछ रहा है तो इसका 2 गुना आय होगा, 50% का वैल्यू है ना,
तो 2 गुना 28 दूना 56 157। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ज़्यादा सोचना ही नहीं था, सोच रहे तो समझे एग्जाम देने के कोई फायदा। इस क्वेश्चन में यदि आप सोच कर समय बर्बाद कर रहे हैं तो समझिए आप मैथ में बहुत पीछे हैं। पीछे नहीं, बहुत पीछे हैं। अभी आपको बहुत तैयारी करना है। इसको सिर्फ देख कर ही आंसर लगाना था बस। फिर देखिए ऑप्शन मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं, ये सब होते रहता है। 9 सेमी त्रिज्या और 15 सेमी ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेमी ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है। तो बेलन का व्यास है, मजा आ जाएगा। देखिए जब किसी चीज को पिघलाकर दूसरे चीज बनाया गया तो दोनों का क्या सेम रहेगा, आयतन हमेशा समान रहता, याद रख लीजिए। वक्र पृष्ठफल पर कुल पृष्ठफल बदलेगा, क्षेत्रफल बदलेगा, लेकिन आयतन वही रहेगा, क्योंकि इस मटेरियल से उस मटेरियल को बनाया गया। तो दोनों का आयतन बराबर कर दिए। 9 सेमी त्रिज्या और 15 सेमी ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर, शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन लगाएंगे। वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। चलिए वॉल्यूम ऑफ कौन जानते हैं, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई, एगो को छोटी एगो को बड़ी आर ले लेंगे, उसको बड़ा लेते सिलेंडर, उसको छोटी लेते पाई आर स्क्वायर एच, छोटी ले लिए उसको लेंगे। इसका आयतन होता है पाई, बड़ी आर लिख देते बड़ी आर स्क्वायर एच, क्योंकि कुछ सेम दिया है तो देख लेते, कुछ समान होगा तो तब लिखा जाएगा। इतना त्रिज्या इतना से ऊंचाई वाले एक शंकु को पहले इतना ऊंचाई वाले एक बेलन बनाया जाता है, अलग अलग है छोड़िए। अब जो कट रहा काट दिए, पाई से पाई खत्म, कोई दिक्कत नहीं, 1/3 रहेगा। शंकु का दोनों चीज दिया है, त्रिज्या 9 सेमी त्रिज्या 15 सेमी ऊंचाई, 9 का स्क्वायर 81 गुना 15 बराबर, इसका क्या दिया 45 से भी ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है। तो बेलन का व्यास, पहले त्रिज्या निकालिए फिर व्यास मिल जाएगा, आर स्क्वायर गुना एच का मान कितना 45। काटने में तो आप खुद एक्सपर्ट हैं, 15 तिया 45, ठीक। चलिए यहाँ से काटिए, 3 से काटेंगे तो 27 बार में कट जाएगा, और सामने सामने काटेंगे 3 से तो 9 तिया 27, ये भी कट जाएगा। तो हमारा आर स्क्वायर कितना आ गया, अभी बताइए कितना बचा है, सिर्फ 9 बचा है। आर स्क्वायर 9 बचा तो आर कितना होगा, रूट लगा देंगे तो आर हो जाएगा 3। जब आर 3 त्रिज्या 3 हुआ, व्यास पूछ रहा तो व्यास बराबर डी बराबर डायमीटर बराबर 2r होता है, 2 इंटू आर मतलब 3 दूना 6। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 6 सेमी। कितना हो जाएगा 6 सेमी, ऑप्शन नंबर डी 6 सेमी हो। बस इतना ही कीजिए, आंसर मिल गया। अब देखिए क्या एग्जाम में इस बात को नहीं लिखना था, केवल इसको लिख के पुट करना था। हमको लगता है 20 से 30 सेकंड में आप आंसर ला सकते थे। चलिए क्या देखिए, आप सेट प्रैक्टिस में ये जरूर सीख लें कि हमें सेट प्रैक्टिस करने वक्त क्या लिखना चाहिए। देखिए क्वेश्चन बनाते वक्त जब सिलेबस पढ़ रहे हैं ना, उस समय आप जितना लिखने मन लिखिए। जब आप प्रैक्टिस पाए तो अपने बनाने के जो फाउंडेशन है, जो तरीका है, उसको चेंज करते जाए। चेंज मैंने किस बात को अब लिखने की जरूरत नहीं। अब देखेंगे इस जो बात है इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है प्रैक्टिस वक्त, तो काहे लिखेंगे, समय बचाने के सब तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्या ने 3,50,000 रुपये में एक कार खरीदी और 4,35,000 रुपये में बेच दिया, उसका प्रतिशत लाभ क्या है। मजा आ जाएगा। 3,50,000 में खरीदा, 4,35,000 में बेच दिया, तो कितना लाभ लिया बताइए। तो 50,000 जोड़ेंगे 35,000, यानी 85,000 का लाभ लिया। कितना का लाभ लिया 85,000 का। किस पर लाभ लिया, जो सीपी होगा उस पर ना। 3,50,000 में खरीदा था तो इसी पर लाभ लेगा ना, 3,50,000। ये तो फ्रैक्शन में, इसको प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना। अब काटिए तो जीरो जितना काट सकते हैं। 4 जीरो है तो 2 जीरो यहां से खत्म, 2 जीरो यहां से खत्म। अब बचा कितना हमारे पास 850, ऊपर बचा नीचे 35 बचा। काटने का मन है तो काटिए, अरे मन नहीं भी रहेगा तब पर भी काटिए। 7 पचे 35, 17 पचे 50, 170 भाग दीजिए। 7 दूना 14, 3 7 चौके 28, 7 दूना 14, 7 8 56, ऐसे 24 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा है।
24.1 की जगह जब दिख रहा तो काहे समथिंग समथिंग के पास जाएंगे, सीधा लगा देंगे 24.3% राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल जाते हैं। क्वेश्चन है, एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह सामान्य गति से आधी गति से चलती है तो उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से चलती है तो उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। क्वेश्चन देखकर भी आंसर लगा सकते थे, एक बार सीख लीजिए। अच्छा 5 घंटे में 240 किलोमीटर चल रहा है तो भैया तो चाल क्या है, 240/5 यानी दूरी बटे समय बराबर चाल, ये स्पीड निकल जाएगा, ऐसे लिख देते हैं। कितना है, काटिए जरा, 48 × 240, 48 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा ना। अब अपनी समान गति की आधी कर दिया, मतलब अब 24 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा। एक चीज सीख लीजिए, जब समान गति आधा होगा समय दुगुना लगेगा, समझ गए ना। समान 1/4 होगा तो उधर 4 से गुना, उल्टा से गुना होता। समान गति आधा हुआ समय दुगुना लग जाएगा, समय 5 घंटा पहले लग रहा था तो बाद में 10 घंटा लगेगा। लेकिन कुछ बच्चे 10 घंटा लगाकर जल्दबाजी में आगे निकल जाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। सोचिए, मिस्टेक होता है, ये सब यही सब मिस्टेक होता है एग्जाम में। आपको लगे ये तो हम जान रहे थे, ब्लेंडर मिस हो गया। ये ब्लेंडर मिस आप पढ़ने में कर देते हैं, फटाक से पढ़ते हैं कि भाई चाल आधा हुआ तो समय दोगुना होगा, 10 मार देते हैं। लेकिन यहाँ घुमा दिया, बोला तो उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। देखिए तो 10 घंटा तो लग ही रहा, अधिक कितना लग रहा, पहले 5 घंटा लगता था अब 10 घंटा लग रहा था, अधिक कितना लग रहा था, अंतर लिखेंगे ना, अधिक लग रहा 5 घंटा का। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर बी होगा, 5 घंटा अधिक लग रहा। इसी सब पर ध्यान देना पड़ता है एग्जाम में। चलिए कभी कभी ब्लेंडर में हम भी कर देते पढ़ाने वक्त, जैसे इससे पहले जो लाइव हुए थे उसमें कितना था, 9/156 था। इसको हम हिट एंड ट्रायल से, मेरा आदत है बताने का तो फटाक बता, सब चीज़ सही था। रूट ऊपर से लेकर यहाँ भी रखना था, क्योंकि मेरा आदत है जब रूट ऊपर लगा रहे ना तो नीचे छोड़ के सबसे लास्ट में लेते हैं। लास्ट में रूट लेना छोड़ दिए थे। यदि आप लोग भी वो वीडियो लाइव वाला देखे होंगे तो उस पर रूट सिर्फ लास्ट में लगा लीजिएगा, 3/125 होगा, भाग दीजिएगा तो वही बात आएगा जो बताए थे। ठीक, तो आप लोग टेंशन ना ले, ये सब छोटी मोटी बात पर ध्यान ये दे। मैथ पढ़ने में जीके तो है नहीं कि आपको आंसर सटीक चाहिए, मैथ पढ़ने के लिए सबसे सटीक क्या चाहिए, तरीका। क्या तरीका बनाने का, गुना भाग ना देखे। कभी मान लिया जाए हम भी गुना करेंगे, हो सकता है ब्लेंडर में इस गुना कुछ और लिखा गया हो, होता है कभी कभी, सब तो इंसान है। लेकिन ऐसा जल्दी नहीं होगा, क्योंकि जब पढ़ाता है कोई टीचर तो उसका इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि उससे जब भी गुना आएगा तो सटीक ही लिखाएगा। कभी कभी माइंड डिप्रेशन में हो सकता है, क्योंकि कोई भी टीचर पढ़ाते पढ़ाते उसका इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है कि गलत लिखाने वाला चीज़ भी सही लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्स ने कुल 180 रुपये में 40 पेंसिलें खरीदी और 180 रुपये में 2 दर्जन पेने खरीदे। एक पेन और एक पेंसिल की मूल्य में अंतर ज्ञात कीजिए। मज़ा आ जाएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। एक्स ने कुल 180 रुपये में 40 पेंसिल खरीदी और 180 रुपये में 2 दर्जन पेने खरीदे थे। एक पेन और पेंसिल के मूल्य का अंतर बता दीजिए। तो 40 पेंसिल की कीमत 180 रुपये है, तो एक पेंसिल का कितना, 180/40। ठीक, ये एक पेंसिल की कीमत। एक पेन पेंसिल है क्या, एक पेंसिल है, एक क्या है, 2 दर्जन पेन। तो पेंसिल लिखना पड़ेगा, PENCIL लिख देते हैं। पेंसिल को P लिख देते हैं अच्छा लगने के लिए, पेन को पेन लिख देंगे। चलिए काट दीजिए, 0 0 खत्म, 4.5 काटेंगे कितना का, 4.5 आएगा।
1 पेन की कीमत देख लीजिए, 1 पेन की कीमत 180 रुपये में 2 दर्जन यानी 24 पेन खरीदा। काटने तो जानते एक्सपर्ट है। 45, 12 से काटिए तो 12 15 180, 12 दूना 24, 7.5 रुपया। अब देखिए 7.5 रुपया में एक पेन खरीदा, 4.5 रुपया में एक पेंसिल खरीद रहा है, तो दोनों का अंतर कितना, 3 रुपये का है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, बस कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है यदि 5x माइनस 2y अनुपात x माइनस 2y बराबर 9 अनुपात 17 हो तो 9x प्लस 13y का मान बता दीजिए। चलिए करते हैं। 5x माइनस 2y इक्वल टू x माइनस 2y, क्योंकि अनुपात में है तो बट्टा में लिख सकते हैं, 9/17। अब गुना देखिए आप पर डिपेंड करता है कितना फटाक से करते हैं। 17 पचे 85, 9 घटा सकते हैं, चलिए रहने दिए। 17 पचे 85 x माइनस 17 दूना 34 y बराबर 9x माइनस 18y। क्या करेंगे भाई लोग, वही 9x को इधर ला लेंगे, तो 85 में 9 घटा लीजिए, एक स्टेप और लिख देते हैं। 34 माइनस उधर जाके प्लस में हो जाएगा, 34 y माइनस में 18y ऑलरेडी है। चलिए 85 में से 9 माइनस कीजिए तो फटाक से। 85 में से 9 माइनस करेंगे तो हो जाएगा कितना, 76 हो जाएगा क्या। चलिए देखते हैं, 5 4 खत्म, 76, 76x बराबर 34 में से 18 को माइनस किया, 18 दूना 36, 16 हो जाएगा। 16 18 34, 16y। हमको x बटे y चाहिए क्योंकि वहाँ मान रखना है। x बटे y बराबर जो कटेगा पहले काट ले, 19 चौके 76, 4 चौके 16, यहाँ बचा 4, ये 19 इधर में गुना में इधर भाग में, 4/19 आया है। तो 9 कितना पूछ रहा है, 9x बाय 13y, तो x बटे y का मान रख देंगे यहाँ कितना, 4/19 कीजिए तो 9 चौके 36, 19 × 57, 5 19 से कम 19, 5 24, 36/247 कहीं दिख रहा होगा तो लगा दीजिए आंख मून के। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, कुछ नहीं था। बस इस सब क्वेश्चन पर टूट पड़िए, फटाक से बनाना स्टार्ट, कुछ सोचिए मत। जितना देर में आप सोचे उतना देर में आंसर आगे रेडी हो जाएगा। इस सब में सोचने से कोई फायदा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए ये तो और मजेदार क्वेश्चन है। √6 √8 √21 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। चतुर्थानुपाती कैसे ज्ञात होता है, हम बोले यदि नहीं समझ में आता है, √100 बटे √8 बराबर का चिन्ह दीजिए, तीसरा उसके सामने लिखिए, चौथा को x मान लीजिए। चौथा को x लिखेंगे, x राइट आंसर आ जाएगा। बस यही करना था। अब देखिए मजे की बात, देखिए इसको यदि इससे काटते हैं तो रूट, चलिए पहले तोड़ लेते हैं, रहने दीजिए, तोड़ के सिखाते हैं और मजा आएगा। तोड़िए जरा, ये दोनों को एक साथ गुना करना पड़ेगा। तो √21 को लिख सकते हैं √7 गुना √3, 21 को लिख दिया ना, कोना कोनी गुना कर रहे हैं। √8 को लिख सकते हैं 2√2, देखते जाइए मजा आ जाएगा, बराबर x गुना समथिंग, x गुना √6 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुना √2। देखिए तो कितना इजी हो गया। अब आसानी से काट सकते हैं मजे से, कुछ सिखाने की ना बताने की जरूरत पड़ रही है। x समान √7, 2√7, x का मान आ गया, कितना आ गया 2√7। बस इतना क्लीन बनाए कि एक बच्चा 2 क्लास का भी देखेगा तो 3 क्लास का भी समझ आएगा। अरे 3 नहीं 7 8 समझ लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। ये देखिए तो और मजेदार प्रश्न, बहुत मजा आने वाला, सच बता रहे हैं। एक व्यक्ति गंतव्य तक पहुंचने के लिए 4 अलग अलग रास्तों से साइकिल चलाता है। इस पूरी यात्रा के दौरान औसत गति ज्ञात कीजिए। चलता नहीं चलाता है, कोई दिक्कत नहीं।
छोटी मोटी बात पर ध्यान ना दें, आंसर पे देखें। इस पूरी यात्रा के दौरान औसत गति पे क्या होता है? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल होता है, पहले कुल दूरी निकाल लेते हैं। कुल दूरी बताइए तो कितना है? कुल दूरी जोड़ लीजिए, 20 ये किलोमीटर में है, ये गति है, ये दूरी है। 20 10 30 15 45 15 60 9 69 हो जाएगा। 20 30 45 20 65 4 69 69 किलोमीटर टोटल दूरी है। कुल दूरी निकल गया। औसत चाल निकालने के लिए कुल दूरी बटा कुल समय। अब कुल समय निकालने की जरूरत है। टोटल टाइम, कुल समय कैसे निकालेंगे? अच्छा, 5 की गति से 20 किलोमीटर गया था, कितना घंटा लगा होगा बताइए? 5 चौके 20, 4 घंटा लगा। प्लस 3 की स्पीड से 15 किलोमीटर गया तो 3 पचे 15, 5 घंटा लगा होगा। देखिए मजा आ जाएगा। 2 की रफ्तार से 10 किलोमीटर गया तो 5 घंटा लगा होगा। 4 की रफ्तार से 24 किलोमीटर गया, 4 छके 24 घंटा लगा होगा, 6 घंटा लगा होगा। 4 10 14 26 यानी 20 घंटा लगा। कुल समय ये हुआ, टोटल समय। कुल दूरी बटा कुल समय हो गया औसत चाल, एवरेज स्पीड। औसत चाल निकालना है तो कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी है 69 किलोमीटर और टोटल समय लगा 20 घंटा। इसको भाग देने तो सीखे होंगे, 20 तिया 60। देखिए तो पॉइंट में है तो पॉइंट में लिखेंगे। 20 तिया 60, 9 बच गया, पॉइंट लगाएंगे तो हो जाएगा 90। 20 चौके 80, 20 पचे 100, 3 पॉइंट इतना किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। बस कितना आसान है ना। आपको पता चल गया होगा सेट, प्रैक्टिस सेट बनाने में कितना मज़ा आता है और क्या तरीका है, कैसे बनाना चाहिए, क्या टेबल ज़रूरी है कि नहीं है। हाँ, सेट प्रैक्टिस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर रहने वाला है तो प्रैक्टिस यानी कंप्लीट सिलेबस के बाद अगर कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है तो वह टेबल है। यदि आपके पास टेबल पावर है ना, टेबल पावर मतलब पहाड़ा याद है कह सकते हैं, पहाड़ा पर पूरी तरह से कमांड है, तो समझिए आपकी गति को आपको बढ़ाना नहीं पड़ेगा, प्रैक्टिस में गति खुद बढ़ जाएगा और इतना गति तेज होगा आप भी नहीं समझ पाइएगा कि इतना हो कैसे गया। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।